वीडियो में यूनिट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? एक भाषा, विविधता, एक धर्म, एक संस्कृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विविधता। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? विविधता। व्याख्या है, भारत में भाषा, धर्म, पहनावा, भोजन आदि में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विविधतापूर्ण समाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केवल माता पिता, सामूहिक जीवन व साझा जिम्मेदारियां, आर्थिक अलगाव, केवल अविवाहित सदस्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक जीवन व साझा जिम्मेदारियां। संयुक्त परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक जीवन व साझा जिम्मेदारियां। संयुक्त परिवार में सब साथ रहते हैं और जिम्मेदारियां साझा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में विवाह को किस रूप में माना जाता है? केवल सामाजिक अनुबंध, धार्मिक सामाजिक संस्था, कानूनी अपराध, व्यावसायिक सौदा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक सामाजिक संस्था। भारत में विवाह को किस रूप में माना जाता है? धार्मिक सामाजिक संस्था के रूप में। भारतीय परंपरा में विवाह धार्मिक व सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण संस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिलाओं की स्थिति सुधारने से जुड़ा पहला बड़ा कानून कौन सा था? दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम, शारदा एक्ट 1929, घरेलू हिंसा अधिनियम या फिर समान वेतन अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1929। ये क्या था? महिलाओं की स्थिति सुधारने से जुड़ा पहला बड़ा कानून। व्याख्या है, शारदा एक्ट ने पहली बार बाल विवाह पर रोक लगाई और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। क्वेश्चन नंबर 5 है, जातिवाद का प्रमुख परिणाम क्या है? समानता, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक समृद्धि, उच्च शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक भेदभाव। जातिवाद का प्रमुख परिणाम क्या है? सामाजिक भेदभाव। जातिवाद समाज में ऊंच नीच और भेदभाव पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रीयता का मुख्य कारण क्या है? विकास में असमानता, एक देश एक संस्कृति, राजनीतिक स्थिरता, संसाधनों की अधिकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास में असमानता। क्षेत्रीयता का मुख्य कारण क्या है? विकास में असमानता। जब कुछ क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं और कुछ पिछड़े रह जाते हैं तो क्षेत्रीयता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गरीबी का मूल कारण क्या है? तकनीकी प्रगति, संसाधनों का असमान वितरण, जनसंख्या घटाव, उच्च शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का असमान वितरण। भारत में गरीबी का मूल कारण क्या है? संसाधनों का असमान वितरण। आय व संसाधनों का असमान वितरण गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण? उद्योगीकरण, गरीबी, खेलकूद, शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण क्या है? गरीबी। गरीब परिवार में बच्चे मजबूरी में क्या करते हैं? काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहरीकरण का मतलब है गांवों की वृद्धि, शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना, वन क्षेत्र बढ़ना, खेत का बढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना। क्या है? शहरीकरण का मतलब। व्याख्या है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लोग शहरों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरीकरण की प्रमुख समस्या है पर्याप्त रोजगार,
स्वच्छता में सुधार, भीड़ भाड़ और बढ़ता दबाव, बेहतर पर्यावरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीड़ भाड़ और बढ़ता दबाव। शहरीकरण का प्रमुख समस्या क्या है? भीड़ भाड़ और बढ़ता दबाव। व्याख्या देखते हैं। तेजी से शहरीकरण भीड़, यातायात, प्रदूषण आदि समस्याएं लाता है। नेक्स्ट देखेंगे कथन और कारण वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है। सही है, भारत में क्या है? महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही। कारण है सती, पर्दा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं। ये भी सही है। इसी कारण से क्या है, महिलाओं की स्थिति कमजोर रही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का कारण है। महिलाओं पर कई प्रतिबंध उनके सामाजिक स्थानों को कमजोर करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में बोला गया है शहरीकरण रोजगार के अवसर बढ़ाता है। सही है। कारण है शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। व्याख्या है शहरों में अधिक उद्योग, कंपनियां, अस्पताल, बैंक, परिवहन सुविधाएं होती हैं जो रोजगार पैदा करती है। इसलिए दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही ढंग से समझाता है। आर ए को सही ढंग से समझाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन में बोला गया है जातिवाद सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को रोकता है। सही है। जातिवाद क्या करता है? सामाजिक गतिशीलता को रोकता है। कारण जाति व्यवस्था में व्यक्ति को अपना पेशा स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति थी। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। जातिवाद व्यक्ति की उन्नति व पेशा बदलने की स्वतंत्रता को रोकता है, लेकिन आर गलत है क्योंकि जाति व्यवस्था में पेशा जन्म से तय होता था, वह स्वतंत्र चुनाव पर आधारित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है बाल श्रम भारत में कानूनी अपराध है। सही है। कारण क्या है? बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, वह आर ए का सही कारण है। व्याख्या है बाल श्रम बच्चों की शिक्षा रोकता है, स्वास्थ्य खराब करता है, इसलिए यह बच्चों के विकास को बाधित करता है। इसी कारण सरकार ने इसे चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत अपराध घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है क्षेत्रीयता राष्ट्र एकता के लिए चुनौती है। सही है। कारण है क्षेत्रीयता देश में समान व संतुलित विकास को बढ़ावा देती है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। व्याख्या है क्षेत्रीयता भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर अलगाव फैलाती है और राष्ट्र की एकता को कमजोर करती है। जबकि आर गलत है क्योंकि क्षेत्रीयता विकास को नहीं बढ़ाती बल्कि विकास असमानता की प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही युग्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिलान करें। गरीबी का क्या हो जाएगा? असमान आय। क्षेत्रीयता का क्षेत्रीय असंतुलन, जातिवाद का सामाजिक विभाजन और बाल श्रम आर्थिक मजबूरी। इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। व्याख्या है चारों समस्याओं का यही सही परिणाम संबंध है।
यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने किसी फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, महिलाओं की शिक्षा सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय, सती प्रथा का उन्मूलन, विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, महात्मा गांधी स्त्री शिक्षा। इस प्रकार से ये सही क्रम में दिया हुआ है। व्याख्या है, तीनों समाज सुधारकों ने महिला उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिवार का सबसे मूल कार्य क्या है? मनोरंजन, समाजीकरण, राजनीति, व्यापार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण। परिवार का सबसे मूल कार्य क्या है? समाजीकरण। परिवार ही बच्चे को पहला सामाजिक व्यवहार सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय समाज में परंपरागत विवाह का एक प्रकार, अनुलोम विवाह, अंतरजातीय विवाह, गंधर्व विवाह, नागरिक विवाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुलोम विवाह। भारतीय समाज में परंपरागत विवाह का एक प्रकार क्या है? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण स्त्री का विवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महिलाओं की स्थिति सुधारने का सबसे प्रभावी माध्यम, शिक्षा, दहेज, पर्दा, बाल विवाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। महिलाओं की स्थिति सुधारने का सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल श्रम निषेध अधिनियम चाइल्ड लेबर एक्ट कब लागू हुआ? 1986, 1930, 1910, 1970। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। 1986 में बाल श्रम को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, शहरीकरण का एक प्रमुख लाभ, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, कम प्रदूषण, कम जनसंख्या, कम परिवहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। शहरीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। शहर में अस्पताल व विशेषज्ञ सेवाएं आसानी से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय समाज का मुख्य आधार, सामूहिकता, व्यक्तिवाद, तानाशाही, हिंसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामूहिकता। भारतीय समाज का मुख्य आधार क्या है? सामूहिकता। भारतीय समाज परंपरागत रूप से सामूहिक और परिवार पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जाति व्यवस्था का मूल लक्षण, सामाजिक गतिशीलता, अंतर्विवाह, पूर्ण समानता, पेशे की स्वतंत्रता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था का मूल लक्षण है अंतर्विवाह। व्याख्या है, जाति विवाह में विवाह अपनी जाति के भीतर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दहेज प्रथा का मूल कारण, आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, समानता, आत्मनिर्भरता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा। दहेज प्रथा का मूल कारण क्या है? आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा। दहेज को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शहरीकरण अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मरुस्थल, वन क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। शहरीकरण अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों में। उद्योग के कारण रोजगार मिलता है और शहर विकसित होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, गरीबी का एक प्रकार है पूर्ण गरीबी, पूर्ण साक्षरता, उच्च रोजगार, सामाजिक गतिशीलता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण गरीबी। गरीबी का एक प्रकार क्या है? पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी में व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताएं भी पूरा नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षेत्रीयता से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या। भाषाई संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषाई संघर्ष। क्षेत्रीयता से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? भाषाई संघर्ष। क्षेत्रीयता कभी कभी भाषा और क्षेत्र आधारित विवाद को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, महिलाओं के विरुद्ध कौन सा अपराध है? दहेज, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। महिलाओं के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हैं? दहेज, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, ये सभी महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं। व्याख्या है, ये सभी महिलाओं के विरुद्ध अपराध व सामाजिक समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय समाज में परिवर्तन का प्रमुख साधन। शिक्षा, अंधविश्वास, जातिवाद, दहेज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। भारतीय समाज में परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या है? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय इतिहास का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। पुराण, सिक्के, मकबरे, स्तूप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुराण। भारतीय इतिहास का प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या है? पुराण। पुराणों में वंशावली, धार्मिक वर्णन व ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। मूर्ति शास्त्र, अभिलेख विद्या, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख विद्या। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख विद्या। अभिलेखों, शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। शिल्पकला, अभिलेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, वास्तुशास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। व्याख्या है, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिजिमास्टिक्स कहलाता है, जो आर्थिक इतिहास समझने में मदद करता है। क्या कहलाता है प्राचीन सिक्कों का अध्ययन? न्यूमिजिमास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेगस्थानीज की इंडिका किस प्रकार का स्रोत है? विदेशी, विवरण, पुराण, लोककथा, शिलालेख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी विवरण। मेगस्थानीज की इंडिका किस प्रकार का स्रोत है? विदेशी विवरण। इंडिका भारत पर विदेशी यात्री का ज्ञानपूर्ण विवरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाता है? मूर्तियाँ, वेद, उपनिषद, महाभारत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्तियाँ। कौन सा स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाता है? मूर्तियाँ। व्याख्या है, मूर्तियाँ, सिक्के, औजार, पाषाण वस्तुएं पुरातात्विक स्रोतों में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, उत्तर वैदिक युग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? कांस्य युग की। इसमें धातु मिश्रण कांसा क्या से बनता है? तांबा प्लस टीन का प्रयोग मिलता है इस युग में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी?
मिट्टी घर, नालियों का सुव्यवस्थित तंत्र, कच्चे रास्ते, बड़े बड़े मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालियों का सुव्यवस्थित तंत्र। सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नालियों का सुव्यवस्थित तंत्र। दुनिया की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता में पाई गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, महान स्नानागार कहाँ मिला? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। यह मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है, धार्मिक सामाजिक महत्व का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोथल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? अनाज भंडार, जहाज बंदरगाह, नगर किला, पशुपालन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहाज बंदरगाह। लोथल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह, जहाज बंदरगाह के लिए। लोथल विश्व के सबसे पुराने डॉक यार्डों में से एक है। डॉक यार्ड मतलब जहाज बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के लोग अधिकांशतः किस देवी देवता की पूजा करते थे? इंद्र, अग्नि, मातृ देवी, वरुण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी। सिंधु सभ्यता के लोग अधिकांशतः मातृ देवी की पूजा करते थे। प्राप्त मूर्तियां मातृ देवी की पूजा का प्रमाण देती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यापारिक साथी था? चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यापारिक साथी कौन था? मेसोपोटामिया। मोहरों पर मेसोपोटामिया के चिन्ह मिलते हैं, जिससे व्यापार सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कालीबंगा किस खोज के कारण प्रसिद्ध है? सिंचाई नहर, अग्निकुंड, किलेबंदी, अनाज भंडार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुंड। कालीबंगा किस खोज के कारण प्रसिद्ध है? अग्निकुंड के कारण। कालीबंगा में अग्निकुंडों की खोज ने धार्मिक अनुष्ठान का क्या दिया? प्रमाण दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद काल में समाज किस प्रकार का था? शहरी, ग्रामीण, जनजातीय, औद्योगिक, सामंतीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण जनजातीय। ऋग्वेद काल में समाज किस प्रकार का था? ग्रामीण जनजातीय। ऋग्वेद काल घुमंतु व जनजातीय प्रकृति वाला था। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक लोगों का मुख्य आर्थिक कार्य था? उद्योग, पशुपालन, व्यापार, खनन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। वैदिक लोगों का मुख्य आर्थिक कार्य क्या था? पशुपालन। गौधन संपत्ति का प्रतीक था, गायें समृद्धि का आधार थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक संस्कृति में सभा का कार्य था? न्याय करना, युद्ध करना, कर वसूलना, बैल चराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय करना। वैदिक संस्कृति में सभा का कार्य क्या था? न्याय करना। व्याख्या है, सभा वृद्धों की परिषद थी जो न्यायिक कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक काल में गृहपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? पुरोहित, परिवार प्रमुख, व्यापारी, राजा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार प्रमुख। वैदिक काल में गृहपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? परिवार प्रमुख के लिए। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने किसी एक फ्रेंड को इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें।
व्याख्या है परिवार का सर्वोच्च अधिकारी गृहपति था। क्वेश्चन नंबर 17 है दस्यु शब्द वैदिक साहित्य में किसके लिए प्रयोग होता है? पशु, विरोधी जनजाति, देवता, शिक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरोधी जनजाति। दस्यु शब्द वैदिक साहित्य में किसके लिए प्रयुक्त होता है? विरोधी जनजाति के लिए। आर्यों के शत्रु या गैर आर्य समुदाय के लिए यह शब्द प्रयुक्त था। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तर वैदिक काल में प्रधान पेशा बन गया? शिकारी, कृषि, शिल्प, खनन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। उत्तर वैदिक काल में प्रधान पेशा बन गया कृषि। स्थायी जीवन व गांवों के बढ़ने से कृषि प्रमुख पेशा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन है सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन अत्यंत उन्नत था। सही है। कारण है घरों की नालियां मुख्य सड़कों से जुड़ी थी। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का कारण है। सुव्यवस्थित ड्रेनेज प्रणाली नगर नियोजन की उन्नत सिद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन में बोला गया है वैदिक लोग अग्नि को प्रमुख देवता मानते थे। सही है। कारण है अग्नि देवता को यज्ञ और भोजन का वाहक माना गया है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और आर कारण ए के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कथन में बोला गया है आर्य लोग शुरू में घुमंतु थे। सही है। कारण है वे स्थायी कृषि पर आधारित नगर विकसित कर चुके थे। ये गलत था। वे घुमंतु थे तो स्थायी कृषि कहाँ से विकसित करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। ऋग्वैदिक आर्य घुमंतु थे पर आर गलत है क्योंकि कृषि बाद में प्रमुख हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म से। क्वेश्चन नंबर 22 है मिलान करें। मोहनजोदड़ो इसका क्या हो जाएगा? महान स्नानागार। लोथल का गोदाम, हड़प्पा का डॉक यार्ड और कालीबंगा का क्या है? अग्निकुंड। कालीबंगा अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इस प्रकार से मिलान करना है। व्याख्या क्या है? ये चारों स्थलों की प्रमुख खोजें इन्हीं से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है वैदिक काल की संस्थाएं। सभा क्या करती थी? न्यायिक संस्था। सभा का न्यायिक संस्था हो जाएगा। समिति का राजनीतिक निर्णय और वेद का धार्मिक ग्रंथ। ये भी ए का 1, बी का 2, सी का 3 इसी क्रम में मिलान होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार किस स्थान पर मिला? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार किस स्थान पर मिला? हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 25 है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हाल के उत्खनन में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 27 है वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य था व्यापार बढ़ाना, देवताओं को प्रसन्न करना, खेती करना, नगर बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवताओं को प्रसन्न करना।
वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं को प्रसन्न करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। सामाजिक जटिलता बढ़ने पर वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता में कपास का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, कालीबंगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में कपास का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक काल का सर्वोच्च देवता बाद में कौन माना गया? इंद्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। वैदिक काल का सर्वोच्च देवता बाद में कौन माना गया? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की नंद सत्ता को उखाड़कर क्या किया? मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त ने कौन सा ग्रंथ अपना मुख्य प्रशासनिक सलाहकार ग्रंथ बनाया? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त ने कौन सा ग्रंथ अपना मुख्य प्रशासनिक सलाहकार ग्रंथ बनाया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धम्म नीति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। धम्म नीति किस शासक से संबंधित है? अशोक। अशोक ने अहिंसा, करुणा, सहनशीलता पर आधारित धम्म नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, अरबी, कुटिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और भाषा प्राकृतिक में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो नगर प्रशासन देखता था? महामात्र, सेनापति, श्रमण, नगराधिपति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगराधिपति। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो नगर प्रशासन देखता था क्या है? नगराधिपति। नगराधिपति शहर की व्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा की देखरेख करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य काल का राजस्व विभाग प्रमुख कहलाता था? सामंत, कृषक, समितिक, समाहर्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाहर्ता। मौर्य काल का राजस्व विभाग प्रमुख कहलाता था समाहर्ता। समाहर्ता संपूर्ण भूमि कर और कर संग्रह देखता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261 ईसा पूर्व।
इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर धम्म नीति अपनाई। व्याख्या से भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? युद्धों की अधिकता, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक उपलब्धियां, अर्थव्यवस्था का पतन, विदेशी शासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक उपलब्धियां। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस युग में सांस्कृतिक व वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई। व्याख्या है, कला, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, गणित आदि में अद्भुत प्रगति हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? देवप्रिय, भारत का नेपोलियन, महानायक, धर्मराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के सफल सैन्य अभियानों के कारण उन्हें यह उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्यभट्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, संख्या पद्धति, लोहे का उपयोग, रेशम का उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसकी खोज आर्यभट्ट ने की। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल की प्रमुख धातु कला का उदाहरण है? दिल्ली का लौह स्तंभ, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, बौद्ध स्तूप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का लौह स्तंभ। गुप्त काल की प्रमुख धातु कला का उदाहरण क्या है? दिल्ली का लौह स्तंभ। लौह स्तंभ में जंग ना लगना गुप्त काल की उन्नत धातु कला दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल में प्रमुख विश्वविद्यालय? बनारस, नालंदा, मुदैर, कांची। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। गुप्त काल का प्रमुख विश्वविद्यालय क्या है? नालंदा। नालंदा विश्व का प्राचीन और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कालिदास किस साम्राज्य से जुड़े थे? शुंग, मौर्य, गुप्त, मुगल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। कालिदास किस साम्राज्य से जुड़े थे? गुप्त। कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार थे जिन्हें संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास क्या थे? गुप्तकालीन साहित्यकार थे, उन्हें संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। सही है। कारण है, कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई थी। ये भी सही है। कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई थी, इस कारण से अशोक ने क्या किया? इस युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और आर क्या है? सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन में बोला गया है गुप्त काल में व्यापार गतिविधियां कम हो गई थी।
ये गलत है। कारण देखते हैं, इस काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है, आर सही है। व्यापार कम नहीं हुआ था बल्कि समृद्ध हुआ था, इसलिए ए क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान अत्यंत सफल रहा, सही है। कारण है, सभी दक्षिण राजाओं ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया, ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। कुछ राजाओं ने प्रतिरोध भी किया था, अतः आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही युग्म वाले। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिलान करें। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका क्या हो जाएगा, यूनानी दूत मेगस्थानीज। अशोक का धम्म नीति। समुद्रगुप्त का क्या हो जाएगा, सैन्य अभियान। और चंद्रगुप्त प्रथम का गुप्त वंश का संस्थापक। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्तकालीन ग्रंथ और लेखक। मेघदूत का क्या है, कालिदास। मेघदूत ग्रंथ के लेखक कौन है, कालिदास हैं। कुमार संभव, इसका क्या है, इसके भी लेखक कालिदास हैं। अर्थशास्त्र का क्या है, कौटिल्य। और सूत्र स्थान का है चरक, इसका भी सही क्रम में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया। सेना, अभिलेख, सिक्के, पुस्तकें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया, अभिलेख के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य प्रशासन प्रणाली की विशेषता। विकेंद्रीकृत शासन, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, प्रजातांत्रिक शासन, सामंती शासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। मौर्य प्रशासन प्रणाली की विशेषता क्या है, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र। अमरावती, नालंदा, अजंता, मालवा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजंता। गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र है अजंता। अजंता की बौद्ध चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल में प्रमुख मुद्रा थी। ताम्र, चांदी, स्वर्ण, कांसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण। गुप्त काल में प्रमुख मुद्रा थी स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक का राज चिन्ह कौन सा है जो आज भी भारत का राष्ट्र प्रतीक है। 4 सिंह, स्तंभ, चक्र, वज्र, हाथी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सिंह, स्तंभ। अशोक का राज चिन्ह कौन सा है जो आज भी भारत के राष्ट्र प्रतीक है, 4 सिंह का स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त काल में मुख्य धर्म था। इस्लाम, बौद्ध, वैष्णव, जैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव। गुप्त काल में मुख्य धर्म कौन सा था, वैष्णव धर्म। क्वेश्चन नंबर 27 है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी। किसोप, हर्ष, हरिसेन, अहिल्याबाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौर्य काल में किसान कर देते थे। कितना कर देते थे, 1/6। मौर्य काल में किसान कितना कर देते थे, 1/6। कृषि कर सामान्यतः उपज का 6वां भाग था, 1/6। 6 भाग का 1 भाग कर के रूप में देते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है,
बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने क्या किया? युद्ध बढ़ाए, स्तूप निर्माण, मंदिर तोड़े, सेना बढ़ाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्तूप निर्माण। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक ने क्या किया? स्तूप निर्माण किए। अशोक ने कई राजाओं में स्तूप और विहार बनवाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त काल में विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान? शून्य की खोज, पृथ्वी का चपटा होना, रात का छोटा होना, धातु का पिघलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य की खोज। गुप्त काल में विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है? शून्य की खोज। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने गणितीय ज्ञान को वैज्ञानिक रूप दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं, देवताओं की पूजा के नियमों की पुनर्स्थापना, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वैर बढ़ाना, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समरसता बढ़ाना, केवल वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समरसता बढ़ाना। ये क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। स्पष्टीकरण देखते हैं। भक्ति आंदोलन में साधक ने निजी भक्ति, सरल भाव और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। परंपरागत कर्मकांडों की जगह क्या किया? भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों का कौन सा सिद्धांत सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता था? केवल अपने समुदाय तक सीमित रहना, प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर, जाति व्यवस्था का कड़ाई से पालन, केवल रीतियों और अनुष्ठानों पर ध्यान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर। सूफी संतों का कौन सा सिद्धांत सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था? ऑप्शन नंबर बी, प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर। स्पष्टीकरण है, सूफी धर्म शास्त्र में प्रेम, मानवता और सार्वभौमिकता का बल था, जो हिंदू मुसलमान के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर के दोहे किस विचार के लिए प्रसिद्ध हैं? केवल मुहावरे और लोक कथाएं, जाति और समुदायों के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति, राजनैतिक व्यंग, पौराणिक कथाओं का वर्णन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाति और समुदायों के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति। कबीर के दोहे किस प्रकार के विचार के लिए प्रसिद्ध हैं? जाति और समुदाय के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति। कबीर ने जातिगत भेदभाव, धार्मिक आडंबर और अनावश्यक कर्म कांडों का विरोध कर सादे और सीधे भक्ति का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूफी आदेशों खानकाह, खलवत, कादिरिया, चिश्ती का प्रमुख सामाजिक योगदान क्या था? केवल राजाओं को सलाह देना, स्थानीय समाज में दरगाहें, खानकाएं बनाकर सेवा भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना, व्यापार बंद करना, केवल सूफी हारमों को प्रशिक्षण देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समाज में दरगाहें, खानकाहें बनाकर सेवा भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ये क्या था? सूफी आदेशों का प्रमुख सामाजिक योगदान था। स्पष्टीकरण है, सूफी दरगाहों ने गरीबों की सेवा, मेहमान नवाजी, संगीत और लोक भाषा में उपदेश के जरिए सामुदायिक एकता को बढ़ाया। स्पष्टीकरण को भी ध्यान से देखेंगे, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। कथन में बोला गया है, भक्ति आंदोलन के सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रत्यक्ष क्रांति का आह्वान किया। ये गलत है।
क्या बोला गया है? भक्ति आंदोलन ने सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या किया? प्रत्यक्ष क्रांति का आह्वान किया। ये कथन गलत है। कारण है भक्ति संतों ने वैदिक कर्मकांडों और ब्राह्मणवादी प्रथाओं की आलोचना की। ये सही है। कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए मिथ्या है और आर सत्य है। स्पष्टीकरण देखते हैं। भक्ति संतों ने कर्मकांडों की आलोचना की, आर सत्य है, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीतिक या सामाजिक क्रांति का आह्वान नहीं किया। उनका उद्देश्य था सामाजिक सुधार और समानता का नैतिक धार्मिक संदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु नानक सिख गुरुओं के प्रवर्तक के भक्ति विचारों में कौन सा तत्व प्रमुख नहीं था? ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद, कर्मकांडों का त्याग, केवल ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार, समाज सेवा और नैतिकता पर जोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार। ये उनके विचारों में से प्रमुख नहीं था। गुरु नानक ने ज्ञान और मोक्ष को सभी के लिए माना। ब्राह्मण विशेष अधिकारी का समर्थन नहीं किया, सभी के लिए समान माना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने किस भाषा मनोरथ का उपयोग कर जन सामान्य तक संदेश पहुंचाया? केवल संस्कृत, केवल अरबी फारसी, क्षेत्रीय भाषाएं और लोक भाषाएं हिंदी उर्दू आदि, केवल लैटिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय भाषाएं और लोक भाषाएं, जैसे कि हिंदी उर्दू और आदि जो भी क्षेत्रीय भाषा थी उनका उपयोग करके जनमानस तक क्या किया? संदेश पहुंचाया। भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने। स्पष्टीकरण है, संतों और सूफियों ने स्थानीय लोक भाषाओं में दोहे, पद, कविता, भजन रचे ताकि आम जनता उसे समझ सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भक्ति परंपरा के प्रभाव का एक प्रमुख प्रमाण कौन सा है? केवल विदेशी यात्रियों के लेख, लोक भक्ति गीत परंपराएं, भजन और स्थानीय संतों की लोक कथाएं, केवल शाही लेखन, समुद्री व्यापार अभिलेख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक भक्ति गीत परंपराएं, भजन और स्थानीय संतों की लोक कथाएं। ये क्या है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भक्ति परंपरा के प्रभाव का एक प्रमुख प्रमाण। स्पष्टीकरण है, छत्तीसगढ़ में लोक भक्ति और संत परंपरा लोकगीतों व लोक कथाओं में जीवित है। यही स्थानीय प्रभाव दर्शाता है। स्थानीय प्रभाव कौन दर्शाता है? लोकगीत और लोक कथाएं, इन्हीं के माध्यम से स्थानीय प्रभाव का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिश्ती सूफियत की विशेष पहचान क्या रही? केवल युद्ध कला, संगीत, कव्वाली, समा और दरगाह आधारित सामाजिक सेवा पर बल, व्यापार नियमन, केवल शिक्षा तंत्र स्थापित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगीत, कव्वाली, समा और दरगाह आधारित सामाजिक सेवा पर बल। ये क्या है? चिश्ती सूफियत की विशेष पहचान। चिश्ती सिलसिला संगीत, मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध रहा। दरगाहें गरीबों की सेवा के केंद्र बनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं पाया जाता? भक्ति के जरिए मोक्ष की प्राप्ति, कर्मकांडों पर जोर व स्वीकृति, व्यक्ति केंद्रित भक्ति, सामाजिक समानता की वकालत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मकांडों पर जोर व स्वीकृति। भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं पाया जाता बोला है? तो ये कर्मकांडों पर जोर और स्वीकृति। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों और बाहरी अनुष्ठानों की बजाय सरल विश्वास और नैतिकता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है, सूफी संत अक्सर मंदिरों और मस्जिदों के बाहर भी धार्मिक चर्चा
और सामाजिक सेवा करते थे। सही है। सूफियों की केंद्रीय शिक्षा यह थी कि सच्ची भक्ति और ईश्वर अनुभव रीतियों धर्मों से बंधी नहीं है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सत्य है और आर ए का कारण है। स्पष्टीकरण देखते हैं। सूफी खुले स्थानों पर बैठकर लोगों को इकट्ठा करते और सेवा करते थे। उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक अनुभव और प्रेम पर केंद्रित थी, जो इस व्यवहार का कारण थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्ति संतों ने किस साधन के माध्यम से सामाजिक संदेश जनमानस तक पहुंचाया? केवल राजकीय घोषणाएं, लोकगीत, भजन, दोहे और साधारण भाषण, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की जटिल टीकाएं, केवल शाही संरक्षकता के माध्यम से? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत, भजन, दोहे और साधारण भाषण का प्रयोग करके भक्ति संतों ने सामाजिक संदेश जनमानस तक पहुंचाया। भक्ति संतों ने लोक साहित्यों और लोकायनों का उपयोग कर आम जनता तक सरल संदेश पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूफियों की दरगाहें स्थानीय समाज में किस प्रकार की संस्थाएं बनती थीं? केवल व्यापारिक बाजार, शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र, केवल सैन्य छावनी, केवल उच्च वर्गीय सभागार? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र। सूफियों की दरगाहें स्थानीय समाज में किस प्रकार की संस्थाएं बनाती थी? किस प्रकार की संस्थाएं बनाती थी? शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र बनाती थी। स्पष्टीकरण है, दरगाहें गरीबों को खाना, आश्रय, शिक्षा और सामाजिक संगम उपलब्ध कराती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस संत ने दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों को जोड़ते हुए काव्य व प्रवचन दिए? तानसेन, कबीर, सम्राट अशोक, चाणक्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों को जोड़ते हुए काव्य व प्रवचन दिए। कबीर ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम का उदाहरण दिया। उनके दोहे दोनों समुदायों में लोकप्रिय रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्ति और सूफियत का हिंदी उर्दू लोक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? दोनों भाषाओं का विकास रुक गया। लोक भाषाओं में धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री समृद्ध हुई और नए गीत कविताएं बनी। केवल शास्त्रीय भाषा ही लोकप्रिय बनी रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोक भाषाओं में क्या हुआ? धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री समृद्ध हुई और नए गीत कविताएं बनी। भक्ति और सूफियत का हिंदी उर्दू लोक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? लोकसभाओं में धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री में समृद्धि हुई और नए गीत और कविताएं बनी। कहानियाँ, भजन, कबीर के दोहे और सूफी किस्से लोक भाषाओं को समृद्ध करते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है भक्ति आंदोलन ने महिलाओं के धार्मिक हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया। सही है। कारण है, कई भक्ति संतों ने महिलाओं को आध्यात्मिक प्रभुत्व और उपदेश प्रदान किए। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का कारण है। भक्ति आंदोलन में कई महिला संत जैसे कि मीराबाई और साधक सक्रिय रहे। कुछ संतों ने महिलाओं को आध्यात्मिक भूमिकाएं दी, अतः आर ए का कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने भक्ति आंदोलन में लोक धार्मिक संगीत और भजन संगीत की परंपरा को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया? सिर्फ विद्वान पंडित, संतों और सूफी कवियों ने, भजनवार, कव्वाली, विदेशी व्यापारी, केवल शाही दरबार? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतों और सूफी कवियों ने, भजनवार, कव्वाली।
क्वेश्चन क्या है, किसने भक्ति आंदोलन में लोक धार्मिक संगीत और भजन संगीत की परंपरा को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया? तो राइट आंसर है इसका संतों और सूफी कवियों ने। किसके जरिए? भजन, वार और कव्वाली, इन सब के माध्यम से विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया, संगीत और भजन के माध्यम से। स्पष्टीकरण है, भक्ति संतों और सूफियों ने संगीत को आध्यात्मिक साधन के रूप में अपनाया, जिससे यह जनमानस तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भक्ति और सूफी सोच में सामान्यतः साझा नहीं होता? व्यक्ति केंद्रित आध्यात्मिक अनुभव, धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा, लोक भाषा में उपदेश, सेवा और प्रेम की भावना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भक्ति और सूफी सोच में सामान्यतः साझा नहीं होता? तो कौन सा साझा नहीं होता? धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा। दोनों परंपराएं आमतौर पर धार्मिक समावेश और प्रेम पर जोर देती हैं, ना कि कट्टरता पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूफी संतों की फातवा या धर्मशास्त्र का मुख्य आधार कौन सा नहीं था? रहन सहन और आत्मशुद्धि, प्रेम और समर्पण, केवल पारंपरिक कानून और सामाजिक भेदभाव की बढ़ावा देने वाली नीतियाँ, रहस्यवादी अभ्यास, विरल क्लब विचार। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है, केवल पारंपरिक कानून व सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ। ये क्या है? सूफी और संतों की धर्मशास्त्र का मुख्य आधार नहीं था। सूफियत सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं, बल्कि एकता और आध्यात्मिकता पर बल देती थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भक्ति संतों ने समाज के किस वर्ग के साथ सबसे अधिक संवाद स्थापित किया? केवल शाही वर्ग, आम जनता, शिल्पी, किसान और निम्न वर्ग, केवल ब्राह्मण पंडित, केवल विदेशी व्यापारियों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम जनता, शिल्पी, किसान और निम्न वर्ग। भक्ति संतों ने समाज के किस वर्ग के साथ सबसे अधिक संवाद स्थापित किया? आम जनता, शिल्पी, किसान और निम्न वर्ग। भक्ति आंदोलन ने आम जनता तक पहुंचने के लिए सरल भाषा और लोक शैलियों का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है, भक्ति सूफी परंपराओं ने हिंदू मुस्लिम के बीच सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही है। कारण है, इन आंदोलन ने एक सार्वभौमिक नैतिकता और लोक सांस्कृतिक मंच तैयार किया, जहां दोनों समुदायों के लोग मिलते थे। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और आर ए का कारण है। भक्ति और सूफी परंपराओं ने धार्मिक तथा भाषाई सीमाएं तोड़कर साझा नैतिक और सांस्कृतिक मंच दिया, इसलिए आर ए का कारण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूफी साहित्य में अक्सर किस भाषा का प्रयोग मिलता है भारत के संदर्भ में? केवल संस्कृत, फारसी, लोक भाषाएं और उर्दू, हिंदवी मिश्रण, केवल लैटिन और चीनी या फिर चीनी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी है, फारसी, लोक भाषाएं और उर्दू, हिंदवी मिश्रण। सूफी साहित्य में अक्सर किस भाषा का प्रयोग मिलता है? फारसी, लोक भाषाएं और उर्दू। सूफी कविताओं में फारसी का प्रभाव तो दिखता है, पर स्थानीय भाषाओं में भी गहरी रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भक्ति आंदोलन ने किस तरह से सामाजिक आर्थिक समानताओं पर असर डाला? उसने उन्हें और बढ़ाया। नैतिक तौर पर समानता का संदेश देकर सामाजिक कल्पनाओं को प्रभावित किया और आर्थिक असमानता सीधे खत्म नहीं हुई, पर सामाजिक चेतना बढ़ी। केवल कानून बनाकर आर्थिक समानता लाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भक्ति आंदोलन ने किस तरह सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर असर डाला? नैतिक तौर पर समानता का संदेश देकर क्या किया? सामाजिक कल्पनाओं को प्रभावित किया। आर्थिक असमानता सीधे खत्म नहीं हुई पर सामाजिक चेतना बढ़ी। भक्ति संतों ने समानता का नैतिक संदेश दिया। इससे क्या हुआ? सामाजिक दृष्टिकोण बदला और आर्थिक ढांचे पर तत्काल परिवर्तन सीमित था। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ में लोक भक्ति और सूफी प्रभाव के मिलने का एक ठोस संकेत क्या हो सकता है? सिर्फ विदेशी अभिलेखों में उल्लेख, लोकगीतों में धार्मिक समन्वय, दरगाह तीर्थ मेलजोल और स्थानीय संतों के मेलजोल, केवल किले और महलों का निर्माण, केवल औद्योगिक गतिविधियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? लोकगीतों में धार्मिक समन्वय, दरगाह तीर्थ मेलजोल और स्थानीय संतों के मेलजोल। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोक भक्ति और सूफी प्रभाव के मिलने का एक ठोस संकेत क्या हो सकता है? तो ठोस संकेत है लोकगीतों में धार्मिक समन्वय, दरगाह तीर्थ मेलजोल और स्थानीय संतों के मेलजोल। लोक कला और धार्मिक मेलजोल स्थानीय ऐतिहासिक साक्ष्य देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संतों ने शिक्षा और सीख देने के लिए कौन सा माध्यम कम इस्तेमाल किया? लोक भाषा में उपदेश और दोहे, जटिल शास्त्रीय टीकाएं केवल संस्कृत में, भजन संकीर्तन, उपदेशात्मक कहानियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जटिल शास्त्र और टीकाएं केवल संस्कृत में, इसका इस्तेमाल कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि संस्कृत समझने में कठिनाई होती है और क्षेत्रीय सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। भक्ति संतों ने आमतौर पर सरल और लोकाभिमुख माध्यम अपनाए। जटिल संस्कृत टीकाएं उनका मुख्य माध्यम नहीं थी। 6 है, कौन सा कथन भक्ति और सूफी आंदोलनों के सांस्कृतिक समागम के निरोध का सही उदाहरण है? संगीत और लोक नृत्य का दोहराव जिनमें दोनों संस्कृतियां मिलती हैं, केवल संस्कृत अनुष्ठान का एक तरफा प्रभुत्व, दरगाह और मंदिर के पास आयोजित मेलों में मिलन, लोक कथाओं में सिजलित मिश्रण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केवल संस्कृत अनुष्ठान का एक तरफा प्रभुत्व, ये सांस्कृतिक समागम के निरोध का सही उदाहरण है। स्पष्टीकरण देखते हैं। सिर्फ एक तरफा संस्कृतियों का प्रभुत्व समागम नहीं बल्कि समावेशन का विरोध है। बाकी विकल्प क्या है? समागम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भक्ति सूफी परंपरा ने लोक शिल्प और लोक कला पर क्या प्रभाव छोड़ा? कला पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मंदिर और दरगाहों के लिए कथाएं, संगीत और नक्काशी और लोक चित्रों में धार्मिक संस्कृति मिश्रण देखा गया। केवल विदेशी कला का अनुपालन हुआ। केवल शाही शिल्प पर असर पड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मंदिर और दरगाहों के लिए कथाएं, संगीत, नक्काशी और लोक चित्रों में धार्मिक सांस्कृतिक मिश्रण देखा गया। भक्ति सूफी परंपरा ने लोक शिल्प और लोक कला पर क्या प्रभाव छोड़ा? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्पष्टीकरण देखते हैं। लोक कला और शिल्प में भक्ति सूफी विषयों का समावेशन मिलता है। धार्मिक विचार लोक रंग में बदल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है भक्ति सूफी आंदोलन की मुख्य स्पष्ट सीमा यह थी कि वे साम्यवादी या राजनीतिक आर्थिक पुनर्संरचना का ढांचा प्रदान नहीं करते थे। सही है। कारण है, इन आंदोलनों का मूल लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन था, ना कि राज्य स्तरीय आर्थिक व्यवस्था बदलना। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सत्य है और आर ए का कारण है। भक्ति सूफी आंदोलन ने सामाजिक चेतना बढ़ाई पर वे राजनीतिक आर्थिक क्रांतियों के एजेंडे नहीं थे, इसलिए आर ए का कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कारण से भक्ति संतों और सूफियों के विचार आधुनिक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति में अभी भी प्रभावी हैं? क्यों प्रभावी हैं?
क्योंकि उन्होंने शाही संरक्षण लिया और केवल शाही भाषा बोले, क्योंकि उनके उपदेश सरल, व्यवहारिक और लोक भाषा में थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, क्योंकि उन्होंने किसी भी सांस्कृतिक रूप को नकारा, क्योंकि उनका संबंध केवल विदेशी विचारों से था। क्या होएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उनके उपदेश क्या थे? सरल, व्यवहारिक और लोक भाषा में थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। इस कारण से उनके विचार आधुनिक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति में अभी भी प्रभावी हैं। स्पष्टीकरण है, सरल उपदेश और लौह शैली ने उन्हें जनमानस का हिस्सा बना दिया, इसलिए आज भी प्रभाव बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भक्ति और सूफी विचारों के समग्र सामाजिक महत्व का सबसे सही संक्षेप क्या है? धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना, सामाजिक समरसता, भाषा संस्कृति का आदान प्रदान और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देना, केवल युद्ध कौशल सिखाना, केवल राजशाही की ताकत बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समरसता, भाषा सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देना। ये क्या है? भक्ति और सूफी विचारों के समग्र सामाजिक महत्व का सबसे सही संक्षेप है। स्पष्टीकरण देखते हैं, दोनों परंपराएं प्रेम, मानवता और सामाजिक समावेशन के माध्यम से सांस्कृतिक समागम को प्रोत्साहित करती है। यही उनका प्रमुख सामाजिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश शासन की सहायक संधि नीति का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को स्वतंत्र बनाना, भारतीय शासकों को सैन्य सहायता देना, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना या फिर कर प्रणाली सुधारना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना। ब्रिटिश शासन की सहायक संधि नीति का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रवर्तक था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से कौन व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रवर्तक था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी न होने पर क्या किया? राज्य हड़पने की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? भारी कर व्यवस्था, धार्मिक हस्तक्षेप, चर्बी लगे कारतूस, प्रशासनिक सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्बी लगे कारतूस। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। नए कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी होने की अफवाह से सैनिक भड़क उठे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से। मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू होकर दिल्ली पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में किस रूप में स्वीकार किया गया? सेनापति, मुगल सम्राट, भारत का सम्राट, गवर्नर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का सम्राट। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में किस रूप में स्वीकार किया गया? भारत का सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया। विद्रोहियों ने क्या किया? उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह किस नीति के विरोध में था? सहायक संधि, कर नीति, व्यापगत सिद्धांत, व्यापार नीति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? व्यापगत सिद्धांत। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह किस नीति के विरोध में था? व्यापगत सिद्धांत। उत्तराधिकारी होने के बावजूद झांसी क्या की? हड़प ली गई। क्वेश्चन नंबर 7 है,
1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाना साहेब। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने। इन्होंने अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह का संचालन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन में बोला गया है 1857 की क्रांति असफल रही। सही है। कारण है विद्रोहियों में एकता और संगठित नेतृत्व का अभाव था। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। संगठन व एकता की कमी क्या है? असफलता का मुख्य कारण थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन, गवर्नर जनरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। 1858 के अधिनियम से शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही युग्म मिलान कीजिए। नाना साहेब का क्या हो जाएगा? कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी और कुंवर सिंह का बिहार। इस प्रकार से 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं और इस प्रकार से ही मिलान होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों से गोद लेने का अधिकार किसने छीना? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों से गोद लेने का अधिकार किसने छीना? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापगत सिद्धांत डलहौजी की नीति थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने क्या कहा? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन में बोला गया है 1857 की क्रांति में किसान भी शामिल थे। सही है। कारण है ब्रिटिश राज्य में कर व्यवस्था दमनकारी थी। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर क्या है? ए की सही व्याख्या है। भारी करों से किसान असंतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे किस क्षेत्र से संबंधित थे? झांसी, कानपुर, ग्वालियर, अवध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर।
1857 की क्रांति में तात्या टोपे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ग्वालियर। तात्या टोपे ग्वालियर क्षेत्र में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश शासन ने भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों उत्पन्न किया? वेतन कम होने से, पदोन्नति न मिलने से, धार्मिक भावनाओं के अनादर से, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश शासन ने भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों उत्पन्न किया? वेतन कम होने से, पदोन्नति न मिलने से और धार्मिक भावनाओं के अनादर, इन सभी कारणों से असंतोष उत्पन्न हुआ। सभी कारणों से सैनिक क्या थे? असंतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 की क्रांति के असफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की सैन्य शक्ति, विद्रोहियों में एकता का अभाव, सीमित क्षेत्र में फैलाव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति के असफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की सैन्य शक्ति, विद्रोहियों में एकता का अभाव और सीमित क्षेत्र में फैलाव, ये सभी प्रमुख कारण थे। ये सभी कारण क्या से असफलता के लिए जिम्मेदार थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही युग्म मिलाइए। बेगम हजरत महल, इसका अवध। कुंवर सिंह बिहार और तात्या टोपे क्या थे? ग्वालियर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, तीनों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? दमनकारी नीति, सहयोगात्मक नीति, उदार नीति या फिर तटस्थ नीति? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दमनकारी नीति। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? दमनकारी नीति। विद्रोह के बाद दमन और कठोरता बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन और कारण। कथन है, 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग का समर्थन कम था। सही है। कारण है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग ब्रिटिश शासन से लाभान्वित हो रहा था। सही है। ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग क्या था? ब्रिटिश शासन से लाभान्वित हो रहा था, इसलिए उनका योगदान, उनका समर्थन कम था 1857 की क्रांति में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। शिक्षित वर्ग का एक हिस्सा ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1858 के भारत शासन अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? कंपनी शासन की समाप्ति, गवर्नर जनरल की नियुक्ति, भारतीयों को स्वशासन, सेना का भारतीयकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपनी शासन की समाप्ति। 1858 के भारत शासन अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? कंपनी शासन की समाप्ति। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कारण 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण था? धार्मिक हस्तक्षेप, भारी लगान व कर, चर्बी लगे कारतूस, गोद लेने का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी लगान व कर। निम्न में से कौन सा कारण 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण था? आर्थिक कारण क्या था? भारी लगान व कर। भारी करों से किसान व जमींदार प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता किस प्रकार सीमित की गई? संधियों द्वारा, सैन्य नियंत्रण द्वारा, प्रशासनिक हस्तक्षेप द्वारा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता किस प्रकार सीमित की गई? संधियों द्वारा, सैन्य नियंत्रण के द्वारा, प्रशासनिक हस्तक्षेप,
इन सभी के द्वारा की गई। सभी उपाय से क्या हुआ? राज्यों की संप्रभुता खत्म की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? राष्ट्र चेतना का विकास, ब्रिटिश नीति में परिवर्तन, कंपनी शासन की समाप्ति, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? राष्ट्र चेतना का विकास, ब्रिटिश नीति में परिवर्तन और कंपनी शासन की समाप्ति। क्रांति ने आगे के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 26 है अवध को ब्रिटिश शासन ने किस कारण अपने राज्य में मिलाया? प्रशासनिक अराजकता, व्यापगत सिद्धांत, सैनिक विद्रोह, व्यापारिक कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक अराजकता। अवध को ब्रिटिश शासन ने किस कारण अपने राज्य में मिलाया? प्रशासनिक अराजकता के कारण। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है कथन में बोला गया है 1857 की क्रांति का स्वरूप व्यापक था। सही है। कारण है इसमें सैनिक, किसान, जमींदार और शासक शामिल थे। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विभिन्न वर्गों की भागीदारी से इसका स्वरूप क्या व्यापक हुआ? इसका स्वरूप व्यापक हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्रिटिश शासन ने भारतीय सैनिकों की संख्या कम क्यों की गई? ब्रिटिश शासन में भारतीय सैनिकों की संख्या कम क्यों की गई? खर्च कम करने हेतु, विद्रोह की आशंका से, सैन्य सुधार हेतु या फिर प्रशासनिक कारणों से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह की आशंका से क्या किया? ब्रिटिश शासन ने भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी। 1857 के बाद विद्रोह का भय था। क्वेश्चन नंबर 30 है 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या है? ब्रिटिश सत्ता की मजबूती, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। इसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।